Third problem that they are experiencing is the problem with nitrogen. Yes, नाइट्रोजन नार्कोसिस बोलते हैं इसको। एग्जाम में आएगा तो ये सब नहीं लिखोगे, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में आएगा तो एडेप्टेशन क्या है वो पूछा जाएगा, आपको एडेप्टेशन लिखना है। एडेप्टेशन पर हम आएंगे। नाइट्रोजन नार्कोसिस, या इस तरह से एक शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है नाइट्रोजन नार्कोसिस से रिलेटेड इस तरह से। व्हाट इज इट? जैसे आप जानते हो एटमॉस्फेयर में अराउंड 71% इज नाइट्रोजन। लेकिन अभी बताया आपको at one atmospheric pressure यानी under normal condition this nitrogen even if it is present in very high amount or concentration it is not getting dissolved in the blood at this atmospheric pressure। और यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता, अगर ब्लड में डिजॉल्व होता, तो ब्लड में डिजॉल्व अगर नाइट्रोजन हो जाए तो एक कंडीशन है ड्रंकन लाइक कंडीशन, दैट इज नाइट्रोजन नार्कोसिस, when nitrogen is dissolved in the blood। तो दिस कंडीशन अराइजेस। लेकिन अब हाई प्रेशर में डीप सी में जाएगा मरीन एनिमल्स तो उनको नाइट्रोजन नार्कोसिस का खतरा है, या होने की ये हो जाएगा उनको डेफिनेटली। लेकिन हाउ दे हैव ओवरकम दिस दैट वी विल सी इन द एडेप्टेशन। तो यहाँ क्या है नाइट्रोजन नार्कोसिस, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए डाइवर्स जो है एक सीमा तक ही डाइव कर सकते हैं, गोताखोर जो मनुष्य है, हम लोग जो गोताखोरी करते हैं, उससे ज्यादा डीप सी में जाने के लिए फिर स्पेशल अपरेटस और सूट, प्रेशर, ये सब का जरूरत पड़ेगा, सूट की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो एक सीमा से ज्यादा नहीं जा सकते हैं डाइवर्स, और अगर जाएंगे उनको नाइट्रोजन नार्कोसिस होगा। नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लड में डिजॉल्व होगा तो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचेगा एंड मेंटल डिलीरियम इट विल काउस, और साथ ही साथ बेंड होगा। बेंडिंग मतलब बबलिंग ऑफ गैसेस। अब जब यह ब्लड में डिजॉल्व नाइट्रोजन अब हमेशा तो गहराइयों में रहेगा नहीं, इट विल कम अप ऑल्सो। जब प्रेशर घटेगा यह ब्लड में डिजॉल्व नाइट्रोजन ब्लड में ही निकल के बबलिंग कर देगा ब्लड के अंदर, इनसाइड ब्लड वेसल लिक्विड से गैस निकल के गैसियस फेज में आ गया। द डिजॉल्व गैस नाइट्रोजन इज डिजॉल्व हियर एंड इट इज नाउ नॉट डिजॉल्व। लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, इट इज क्लोज, ब्लड इज देयर इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं इसको जाने का रास्ता है नहीं, तो बबलिंग होगा अंदर ही ब्लड वेसल के एंड इट विल कॉज सीरियस डैमेज। तो पहले तो नाइट्रोजन नार्कोसिस और उसके बाद बेंडिंग। तो ये जो डाइवर्स हैं उनको इससे बचना पड़ता है, इसीलिए उनकी सीमा है कि वो उससे ज्यादा डाइव नहीं कर सकते। स्कूबा डाइवर्स भी बहुत ज्यादा भीतर गहराइयों में नहीं जा सकते समुद्र के, ज्यादा से ज्यादा 100 फीट तक चले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। 100 फीट का मतलब 10 मीटर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। 100 फीट पर कितना प्रेशर होगा, फीट को मीटर में बदलो, रफली 1 मीटर में 3 से ज्यादा फीट होगा, 3 की भी 3.5
फीट मान के चलो, तो 100/3.5 लगभग 30 आनी चाहिए संख्या, 30 मीटर। मीटर में 100 फीट होगा, हाँ रफली 30 मीटर में 100 फीट होगा, 83.3 अराउंड 3.3 30 33 33.3 मान लो 30 इतना में हुआ, 100 फीट तक गया, 33 मीटर तक गया, इससे ज्यादा गहरा नहीं जा सकता मनुष्य बिना स्पेशल सूट के। तो इसमें कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, हर 10 मिनट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 10 मीटर की गहराई में कितना हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 या 2 हो जाएगा, 1 + 1। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले से है ही एटमॉस्फेयर का, एक वाटर कॉलम का ऐड हुआ, ये एयर कॉलम का ऐड हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्क्वायर इंच, उसके बाद वाटर कॉलम का हर 10 मीटर। ये स्पेस से लेकर जहां तक वायुमंडल है वहां से लेकर, क्योंकि गैस है इसलिए इसका डेंसिटी कम है, जहां तक हवा है ऊपर आकाश तक, वहां से लेकर के हमारे त्वचा तक जितना हवा वाट कॉलम है पर स्क्वायर इंच, हर इंच स्क्वायर में 7 किलो का वजन है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन पानी में क्या होता है, यही बस 10 मीटर ही तक में ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, और यहाँ किलोमीटर्स तक है, ये 100 किलोमीटर्स तक एयर कॉलम, और 10 मीटर का ये पानी का कॉलम ही सिर्फ बना देता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 तो पहले से ही है वायुमंडल का, और 1 + 1, तो 10 मीटर की गहराई में हो गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 33 मीटर की गहराई में, 20 मीटर की गहराई में 3, 30 में 4, तो लगभग 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक झेल सकते हैं वो भी जो अच्छे गोताखोर हैं, स्कूबा डाइवर्स, काफी प्रैक्टिस है जिनको, जो मेडल लाते हैं ओलंपिक वाले, वो सब। हम और आप ज्यादा से ज्यादा 10-20 में फंस जाए, इससे ज्यादा जा नहीं सकते। अगर चले गए तो ये सब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सीरियस कंडीशन हो जाएगी। चलो, आ रही है मेरी आवाज, समझ आप लोगों तक समझ में आ रहा है? Yes, इस नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचने के लिए अपने साथ गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं। पीछे देखे होंगे टैंक उनके बैक पर लगा होता है, उस गैस मिक्सचर में नाइट्रोजन नहीं रहता है। The next problem is that they are facing कि ocean is very cold. इवन जो दो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ट्रॉपिक्स जिसको कहते हैं, विषुवत रेखा से 25 डिग्री नॉर्थ, रफली 25 डिग्री साउथ तक जितने भी इलाके हैं, ये सब चारों तरफ ये ट्रॉपिक्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। अभी इसकी बात नहीं कीजिए, शीतोष्ण और समशीतोष्ण छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इसी रीजन को फोकस करो जहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यहाँ पर भी, इस रीजन पर भी जो महासागर हैं इस रीजन में पड़ने वाले धरती पर, वहां पर भी 200 मीटर गहराई में जाने के बाद टेम्परेचर अप्रोचेस 0 डिग्री।
इस रीजन में भी जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। यानी कहने का मतलब समुद्र की गहराइयों में 200 मीटर से ज्यादा कहीं भी धरती पर, और यहाँ पोल पर तो एकदम सतह पर ही जम जाएगा पानी। और फिर धीरे धीरे यहाँ गहरा होते गया, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इनसाइड द सी यहाँ पर जो है मैक्सिमम 200 मीटर तक गया, और ये हो गया 0 मीटर पोल पर, 0 मीटर, और यहाँ पर 200 मीटर। लेकिन यहाँ पहले ही आर्कटिक सर्कल में आते ही यहाँ फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, यहीं पर सरफेस पर 0 आ जाएगा आर्कटिक में। और क्लाइमेटिक कंडीशन है, आइडियल कंडीशन लेके चले तो यहाँ पर तो और भी कम गहराई में भी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएंगे, और जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां 200 मीटर में आ जाता है। सो ओशियन वाटर टेम्परेचर अप्रोचेज 0 डिग्री। अब ये एनिमल्स जो है वार्म ब्लडेड हैं, डाइविंग एनिमल्स, दे नीड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर टू सर्वाइव। तो और साथ ही साथ वाटर का स्पेस हीट कैपेसिटी जो है वो भी हाई होता है, जिससे कि कंडक्शन, ये प्रॉपर्टी है हीट का कि हीट कंडक्ट होगा, और जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना अच्छा से हीट कंडक्ट होगा, और ये सारे मेटल्स हैं गुड कंडक्टर। तो हीट का कंडक्शन एयर में होने की बजाय वाटर में जब हो रहा है तो वो जल्दी होता है। जैसे आपका स्किन सरफेस इज इन कांटेक्ट विथ एयर, still heat conduction is taking place, but at the less speed, lesser rate in comparison with if your skin comes in the contact with water, suppose, then this conduction will happen at fast rate, because this liquid and beach में skin, so this has made it a good conductor in comparison to this one, air से contact होता है। इसमें भी हीट का लॉस हो रहा है एयर से कांटेक्ट होने पर, और वाटर से कांटेक्ट में भी हीट का लॉस हो रहा है, इसलिए पानी में ठंडा लगता है, लेकिन ज्यादा गति से हो रहा है तो कंडक्शन होता है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है ही कि तो पहले से ही जैसे डीप में जाएंगे तो ठंडा होते जाएगा, और पानी भी जो है उसमें इन कंपेरिजन टू एयर conduction rate is higher, so poses a double problem for them, for these mammals। ठीक है, क्योंकि पानी जो है इसका हाई हीट कैपेसिटी होने की वजह से it can remove heat from the body nearly 20 times faster than air। When the body is present in the aquatic environment, then this conduction will be 20 times faster, heat conduction, in comparison with the body which are present in the terrestrial environment। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है, कुछ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम मेंशन कर दे रहे हैं, और उसी हिसाब से एडेप्टेशंस में बॉडी में बहुत तरह का है, और कितनों की समझ हमें अभी तक अच्छे से नहीं है कि ये कैसे उसको कोप अप कर रहे हैं। तो मेजर वंस आई एम इंक्लूडिंग, और इतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जो हम बता रहे हैं। ओशियन इज वेरी कोल्ड। सेकेंड प्रॉब्लम इज द बायोन्सी। बायोन्सी यानी मैमेलियन बॉडीज जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी में, नेचुरल टेंडेंसी है उसका। मैमेलियन बॉडी फ्लोट्स इन वाटर। Why? Because they have lungs, air-filled lungs.
इवन श्वास छोड़ देने के बाद भी, इवन आफ्टर exhalation, your lung retains around 2.5 liter of gas mixture with varying concentrations. 2.5 लीटर लंग में अभी भी हवा बची हुई है सांस छोड़ने के बाद भी, और सांस लेने के बाद मैक्सिमम लंग में जो हवा भरी जा सकती है, यानी वर्ल्ड के जो बेस्ट एथलीट हैं वो भी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो है 3 लीटर बस। ह्यूमंस में ये हम बता रहे हैं लंग्स। तो इसका मतलब जब हम छोड़ते हैं सांस तो रफली अराउंड एवरेज है, हम और आप, जैसे नॉर्मल एथलीट की बात नहीं कर रहा हूँ, एथलीट 400-500 लेगा छोड़ेगा, 300 मिलीलीटर एयर वी टेक एंड एक्सहेल। तो यानी जब हम इनहेल कर रहे हैं तो 2.5 लीटर हवा पहले से है और 0.3 हम बाहर से लिए, हो गया लंग के अंदर 2.8। मैक्सिमम है लंग का फूलने का, किसी भी गुब्बारा के फूलने का कैपेसिटी होता है इतना है मतलब जो ऑब्जर्व किया गया है, जो बहुत अच्छे रेसर हैं उनमें 2.8 लीटर। और जब एक्सेल करेगा फिर ये 2.8 लीटर से 0.3 बाहर कर दिया एक्सेल, एंड 2.8 उसके बाद बच गया, सॉरी 2.5 बच गया। दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग। ये हमेशा लंग में ऑलवेज है, ये आपके लंग में आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। श्वास छोड़ देने के बाद भी अगर ये मिथ होगा कि हमारे अंदर से हवा चली गई, नो, you can calculate how much it is. 2.5 का 2.8% निकाल लो और 100 से गुना कर दो, कितना परसेंट ये हो जाएगा। लंग हमेशा फिल्ड रहता है, ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा ये। 90% लंग में रेसिडुअल वॉल्यूम रहती है। तो सांस छोड़ देने के बाद भी बॉडी जो है, इसीलिए मैमेलियन बॉडी जो फ्लोट करेगा वाटर में, एंड दिस एयर प्रेजेंट इन दिस एयर सैक्स प्रोवाइड buoyancy, it will float. So how these diving mammals are coping up this problem? सोचोगे कि एक तो डाइव भी कर रहा है तो खूब सारी हवा भर रहा है, तो उससे buoyancy आ जाएगा इनके अंदर, बॉडी फ्लोट करने लगेगा। तो डाइव कैसे करेंगे ये? आप नोटिस करो कि अगर कोई स्विमर है, स्विमिंग पूल है, ask him to swim at the bottom. बॉटम पर बोलो स्विम करने के लिए, पानी भरा हुआ है, बहुत ही तगड़ा एक्सरसाइज है, कर ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से होगा, बहुत प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि हमारा लंग जो है बॉयंसी प्रदान करेगा। इससे हम सरफेस पर स्विम करते हैं और सांस भी लिए, स्विम भी किए, बॉटम पर ब्रेथ को होल्ड भी किया और स्विम भी किया, यानी लंग में हवा भरी भी उसने, जिससे बॉयंसी और बढ़ गया, और ब्रेथ को होल्ड कर रहा है, और बॉटम पर स्विम करना है, उसको एकदम अगेंस्ट जाना पड़ रहा है उसे, ठीक है। सो इट विल टेक लॉट ऑफ वर्क फॉर दोज एथलीट्स। Because the air and the fat both are contributing this buoyancy, and in most mammal tissues these are present. Fat
and the lung, air filled lung. तो वो कैसे फिर इस प्रॉब्लम को कोप अप करते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. सही से आ रही है? ठीक है, तब देखिए. So here I will list some of those adaptations. So basically ये सब मेन प्रॉब्लम है, 5 मेन प्रॉब्लम, और इसको कैसे ये सॉल्व करते हैं. This we will see. सबसे पहले प्रॉब्लम रिलेटेड विद द प्रेशर, that they are we will see. ठीक है, लेकिन बाय वन हम बोलते जाएंगे और जो मेन पॉइंट होगा वो यहाँ लिख. तो एक तो प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने यहाँ बता ही दिया आपको पहले ही, कि अगर आप डाइव करते हैं बॉटम को इन द स्विमिंग पूल, द फर्स्ट थिंग यू माइट नोटिस इज दैट योर ईयर विल हर्ट. किसी स्विमिंग पूल के बॉटम पर जाने पर आपका कान दर्द करने देगा. And this is because of the difference in the pressure between the air in your ears and the water. Air का property है, because it is gas, it can be compressed. Compressed. और water liquid है, that cannot be compressed. Okay. और डाइविंग एनिमल्स के लिए हर 10 मीटर के बाद एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाता है. इसलिए अगर 1000 मीटर की समुद्र की गहराई पर कोई एनिमल है, 1000 मीटर में, है ना, स्पर्म व्हेल है, सील है. स्पर्म व्हेल को अप टू 2900 मीटर इवन, नहीं वो स्पर्म व्हेल नहीं है, वो दूसरा व्हेल है. स्पर्म व्हेल को 2000 मीटर तक एक व्हेल है, टूथ व्हेल है, टूथ व्हेल. तो 1000 वाले का ही आप देख लो कि इसमें कितना हो गया, 100 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी लगभग 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है 100 फीट की गहराई में, 1000 मीटर की गहराई में, क्योंकि हर 10 मीटर पर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है. तो इतना एक्सट्रीम कंडीशन है. तो क्या हुआ, क्या इन्होंने अडेप्ट किया, मरीन मैमल्स जो हैं, एक सेकंड फोन आ रहा है. मैमेलियन बॉडी फ्लोट्स इन वाटर. तो देखिए प्रेशर, इसी प्रेशर से ओवरकम करने के लिए, ये प्रॉब्लम को, प्रेशर प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये डाइविंग मैमल्स ने क्या किया. सबसे पहले तो इनमें ईयर्स नहीं है, एक्सटर्नल ईयर्स. Over evolutionary time, most marine mammals have lost their external ears and sinuses as well. So no external ear and
साइनसेज, यानी एयर फील्ड स्पेस जो है उनको इन्होंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक, तो विदाउट एयर फील्ड ईयर्स a diving marine mammal does not suffer the effects of the changing pressure. Okay? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डाइविंग एनिमल्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं है। जो डीप डाइविंग है उनमें एक्सटर्नल ईयर्स आर नॉट फाउंड, लेकिन सी लायंस में, फर सील में दे डू हैव ईयर्स। ओके, अब देखिए दूसरा एडेप्टेशन, लंग के साथ हुआ, क्योंकि लंग के साथ कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लंग यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, और इसमें भी प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 5, इस दोनों को कंपनसेट करने के लिए इवन नाइट्रोजन नार्कोसिस को भी लंग सॉल्व कर रहा है। देखो लंग के साथ क्या किया इन्होंने। एक सेकेंड यार, ये ऑफिशियल मैसेज प्रैक्टिकल भी करवाना है। चलो, अगर आपको सांस को होल्ड करना है तो आप क्या करते हो, एक गहरी सांस लेते हो, और उस गहरी सांस लेने के चक्कर में आप लंग के अंदर हवा को भर देते हैं। ये डाइविंग एनिमल्स, इनके अंदर ये अगर लंग में हवा को भरेंगे और उसके बाद डाइव करने के लिए जाएंगे तो इनके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है बॉयंट है एंड दिस लंग filled with the air will make the diving difficult। और दूसरा, जैसा कि एयर को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर लंग एयर फील्ड होगा, लंग एयर फील्ड अगर है एंड देन दे आर डाइविंग, दिस लंग विल गेट compressed and the lung will collapse at DC। सो ये लंग जो है इनके साथ मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि मोस्ट ये डाइविंग मैमल्स, मरीन मैमल्स, दे हैव लंग्स दैट आर एबल टू कोलैप्स। स्वतः ही उसको बाहर का प्रेशर कोलैप्स नहीं करेगा, ये खुद अपने लंग को कोलैप्स कर देगा। लंग्स आर एबल टू कोलैप्स and they can re-inflate it on their will। Whales वॉलंटरी रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन नहीं होता, हर समय ये वॉलंटरी रेस्पिरेशन ही करते हैं, यानी वेंटिलेशन करते हैं। कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, ये अपनी इच्छा से तय करते हैं वेल्स। ठीक है, तो अब आप समझिए, कंफ्यूजन हो रहा होगा, शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे श्वास लेता है वेल और क्या करता है। शॉर्ट में बता देते हैं तो फिर आपको ये एडेप्टेशन समझ में आएगा। व्हेल के हेड के ऊपर
एक ब्लो होल होता है, वन पेयर ऑफ ब्लो होल, ब्लो होल which is basically nostril। आपने ऑब्जर्व किया होगा या किसी वीडियो में देखा होगा, व्हेल जब सरफेस पर आता है, वाटर सरफेस पर, एक फुहारा जैसा बड़ी सी पिचकारी जैसा वो हवा निकालती है व्हेल, वो एक्सहेलेशन है जो कि काफी फोर्सफुल होता है। इनहेलेशन को आपको केयरफुली नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि वो धीरे से होता है। तो क्या करते हैं ब्लो होल्स, पहले ये डाइव करने से पहले ये एक्सपेल करते हैं, फोर्सफुल एक्सपेल करते हैं एयर को, एक्सपेल एयर फर्स्ट बिफोर दे डाइव, जितनी भी हवा है इनके लंग में, उन सब को ये बाहर निकाल देते हैं। हम क्या देखे थे, हम अपने लंग को सिर्फ 10% ही कोलैप्स कर पाते हैं, क्योंकि 2.5 लीटर आउट ऑफ 2.8 हम हमेशा मेंटेन करते हैं लंग के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम। लेकिन व्हेल 90% हवा को बाहर निकाल देंगे, हम लगभग 10% ही लंग को कोलैप्स करवा पाते हैं। लंग को कोलैप्स ये व्हेल्स 90% तक कर देते हैं। इससे उन्हें दो फायदे होते हैं, एक तो लंग खाली हो गया, लंग के अंदर हवा नहीं है, इनके लंग के अंदर बायंसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, दूसरा, चूंकि लंग के अंदर हवा नहीं है तो अब इनके अंदर सारी हवा इन्होंने निकाल दी। डाइव करने से पहले नाइट्रोजन नेक्रोसिस नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व होता है कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तब, एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्होंने पहले ही हवा छोड़ दी, एक्सपेल कर दी इन्होंने डाइव करने से पहले। लंग से सारी हवा निकाल के डाइव करते हैं। हम लोग जब डाइव करते हैं तो सांस ले करके पानी के अंदर जाते हैं, ये उल्टा करते हैं, सांस छोड़ के पानी के अंदर जाते हैं। ठीक है, लंग को 90% कोलैप्स कर दिया। तो सवाल उठता है, तो फिर ये ऑक्सीजन कहाँ बचा इनमें, कहाँ गया ऑक्सीजन फिर? और इतना बड़ा बॉडी है इनका, इनके पास ब्लड में फिर मॉडिफिकेशन है बहुत सारे। अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। ब्लड में एक तो इनका ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा